सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। कक्षा 12th के लिए विषय हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं कविता के बहाने। यह एक कविता है। कवि परिचय। कवि का नाम है कुंवर नारायण और जिनका जीवन परिचय इस प्रकार है। कवि आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है, अर्थात इनका बहुत महत्व है। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन शुरू किया। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान आदि। इनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है, अर्थात कविता लिखने को इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, न ही अखबारी सतहीपन है और न ही वैचारिक धुंध है। इसकी जगह हमें संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन दिखाई देता है, अर्थात इनकी कविताओं में न कोई बनावट है। इनकी कविताएं संतुलित और संयमित है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि है। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, लेकिन वैयक्तिक सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी अन्य कविताओं में सामाजिक कश्मकश आदि स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस कविता का प्रतिपद्य है, हम देख रहे हैं। इस कविता में कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है, अर्थात मनुष्य केवल मशीनों के प्रति आकर्षित होता जा रहा है। उसे मोबाइल में ज़्यादा रुचि है, टीवी, टेलीफोन आदि में उसे ज़्यादा मज़ा आता है और ऐसी स्थिति में कविता पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता, मशीनी दबाव के चलते कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा और तब ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक हमें मौका देती है। तो यह आप देख रहे हैं पुष्प का चित्र है, फूलों का चित्र है। फूलों से कविता की तुलना की गई है और कवि ने बताया है कि फूल और कविता में किसकी संभावनाएं ज़्यादा है, किसकी सीमाएं ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर प्रथम पद्यांश पर आते हैं, देखते हैं आगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कविता को कवि ने कहा है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस तरह से चिड़िया उड़ती है उसी तरह कविता भी कल्पना के पंख लगा उड़ती है। लेकिन अगर दोनों के उड़ान की तुलना की जाए तो चिड़िया की तो एक सीमा है, आकाश में वह एक हद तक ही उड़ सकती है, लेकिन कविता की संभावनाएं असीमित है। उसकी उड़ान तो कई जगह तक पहुंच जाती है। कहा भी जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इस प्रकार कवि की कल्पनाएं सर्वत्र फैल जाती है और वह चिड़िया से भी ज्यादा लंबी उड़ान भरती है। तो द्वितीय पंक्ति में यही कहा गया है, कविता की उड़ान, कविता की कल्पना शक्ति, चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया से भी लंबी उड़ान है कविता की। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता जो होती है वह चाहे बाहर हो, भीतर हो, इस घर हो उस घर हो, सभी जगह उसकी कल्पनाएं पहुंच जाती हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया नहीं जान सकती। कविता के समक्ष उस चिड़िया की तुलना कम है, चिड़िया की उड़ान उसके समक्ष कम है। इसका हम यहाँ पर व्याख्या इस रूप में देखते हैं, लिखित रूप में। कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वे चिड़िया का उदाहरण ले रहे हैं कवि। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में कहा जाता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान व्यापक होती है, विस्तृत होती है, विशाल होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं। वह कभी दुख में भी प्रवेश कर जाता है, सुख का वर्णन करता है, क्रोध का वर्णन करता है, प्यार का वर्णन करता है। कवि के भाव असीमित होते हैं।
कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चिड़िया जो एक हद तक आसमान में भी एक सीमा तक ही उड़ सकती है। पुनः इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। कवि कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वो चिड़िया का उदाहरण देता है। चिड़िया की उड़ान के बारे में कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, लेकिन कविता की कल्पना का दायरा असीमित है। इसका दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यहाँ पर कविता की तुलना फूलों से की गई है। पहले पद्यांश में हमने तुलना की थी चिड़िया से, अब यहाँ पर इसकी तुलना, कविता की तुलना फूलों से की गई है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं। जब कवि अपने भावों को कागज पर उतारता है तो उसकी कविता खिल जाती है। पुष्प भी पौधे पर खिलता है, लेकिन पुष्प की सीमा होती है। वह एक दिन 2 दिन खिला रहता है, उसके बाद वह मुरझाकर गिर पड़ता है। जबकि कविता सालों सालों तक खिली रहती है। यदि आप याद करें तो कई कविताएं ऐसी हैं जो आज भी हमें याद है। यदि आप सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी होंगी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, यह कविता कई वर्षों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी अपनी खुशबू बिखेर रही है। इसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन की यदि आप देखेंगे, अग्निपथ मान सकते हैं, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो यह कविता आज भी हमें प्रेरणा देती है, आज भी हमारे लिए महत्व रखती है, जबकि यह कई वर्षों पहले लिखी गई थी। तो इन पंक्तियों का आशय देखते हैं। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों पर कविता का सृजन किया जा सकता है। फूलों को देखकर कविता का विषय मिल जाता है। कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति खिलती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, लेकिन कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। हम यहाँ पर और भी पंक्तियाँ कहेंगे कि फूल खिल कर के 1 या 2 दिन में मुरझा जाता है, लेकिन कविता सालों सैकड़ों सदियों तक हमारे समक्ष अपनी महक बिखेरती है, अपना आशय व्यक्त करती है। तो यहाँ पर पुष्प का चित्र है जो 1 या 2 दिन के लिए अपनी महक बिखेरते हैं। इसका वही आशय हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। उसका परिणाम निश्चित होता है। वे घर के अंदर बाहर एक दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, लेकिन शीघ्र खत्म होते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में बसी रहती है और इस बात को फूल नहीं समझ पाता। उम्मीद है ये दोनों पद्यांश आपको समझ में आए होंगे। इसका विशेष है इन पंक्तियों में कविता और फूल की तुलना बहुत मनोरम है। सरल और सहज बोली भावों के अनुकूल है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने इन पंक्ति में प्रश्न अलंकार है और इन पंक्तियों में शांत रस है और मुक्त छंद है। इसका तीसरा और अंतिम पद्यांश है कविता एक खेले। कविता एक खेले बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों से की गई है। जो बच्चा है वह उसकी कल्पना असीमित है। वह पल भर में कहीं से कहीं तक पहुँच जाता है। वह किसी से भेद नहीं करता, वह अपने परायों का भेद नहीं करता। और उसी प्रकार कविता भी बच्चों के खेल के समान है। वह भी कविता किसी घर में अंतर नहीं देखती, सभी के दिलों तक समान स्वरूप में पहुंचती है। इसका आशय हम इस प्रकार देखते हैं। कविता को बच्चों के खेल के समान बताया गया है कवि के द्वारा। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, यदि उनके पास
खेलने का सामान उपलब्ध नहीं है तब भी वे खेलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, शब्दों का खेल है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं है और कवि की कविता की भी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, चाहे उन्हें बगीचा मिले, मैदान मिले, सफर में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, वे खेलना प्रारंभ कर देते हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। इसी आशय को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, खेलने के समय पराये अपने में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है और कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। बच्चों पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार कविता भी किसी बंधन में नहीं बंधी है। वह दुख पर भी लिखी जाती है, सुख पर भी, प्रकृति पर भी लिखी जा सकती है, भौतिक वस्तुओं पर भी लिखी जा सकती है, स्त्री पुरुष सभी पर लिखी जा सकती है। तो इस काव्य का विशेष यहाँ दिया गया है, कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चों और कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने इस पंक्ति से बाल मन की सरलता अभिव्यक्त की गई है। यहाँ पर भी मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, उसके उत्तर भी दिए हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसके भावगत सौंदर्य पर स्वयं के विचार लिखिए। तो इस पंक्ति में कवि ने चिड़िया के माध्यम से कविता की यात्रा दिखाई है, किंतु चिड़िया कविता की उड़ान के आगे कमतर है। कविता की उड़ान के आगे वह चिड़िया की उड़ान कमतर है। कविता की उड़ान असीमित है जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। कविता कल्पना है और चिड़िया यथार्थ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिड़िया और कविता में जो तुलना की गई है, कविता को चिड़िया के समान बताया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। अगला प्रश्न है, कविता रचने और फूल खिलने में क्या समानता है। कविता फूल की तरह खिलती विकसित होती है। फूल विकसित होने पर अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरता है। उसी प्रकार कविता अपने विचारों और रस से पाठकों के मनोभावों को खिलाती है। बिन मुरझाए महकना, सब घर एक कर देना, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। तो यहाँ पर बिन मुरझाए महकने का अर्थ है कविता फूलों की तरह खिलती है लेकिन कभी मुरझाती नहीं है। यह हर समय ताज़ी रहती है और अपनी महक से सबको प्रसन्न करती है। सब घर एक कर देना, आशय है कि कविता में बच्चों के खेल की तरह बंधन नहीं होता। कविता में बच्चों के खेल की तरह बंधन नहीं होता। यह किसी से भेदभाव नहीं करती। तो हमें कविता की भाषागत विशेषताओं की चर्चा करनी है। इस अंश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। चिड़िया क्या जाने, इस बात में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है, हम समझ चुके हैं, क्योंकि चिड़िया जैसे यहाँ पर चिड़िया से तुलना की गई तो मानवीकरण अलंकार है। फूलों से खिलने से तुलना की गई है, बच्चों से तुलना की गई है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस घर उस घर, यहाँ पर इसमें कविता में अनुप्रास अलंकार है। हम अगली स्लाइड पर चल रहे हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के कारण है, पहला, दोनों ही निष्कलुष होते हैं, दोनों में कोई कपट नहीं होता, दोनों किसी से भेदभाव नहीं करते, दोनों के हृदय प्यार और सहजता से भरे होते हैं, दोनों ही अपनी बाहों में सारे संसार को समेट लेने की आकांक्षा रखते हैं। अब हमने यहाँ पर दो प्रश्न दिए हैं, इन दोनों के उत्तर आपको स्वयं देखने हैं। कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।